हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर किस तरीके से हम वर्क डन निकाल सकते हैं आफ्टर रोटेटिंग दिस डाइपोल। ये डाइपोल देखिए सेक्शन रखा हुआ है, यहाँ इसकी पोजीशन θ1 है और दूसरी पोजीशन इसकी θ2। θ1 से θ2 पोजीशन जाने तक उसमें जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा थीटा है। यहाँ पर देखिए, तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क एंड टेंड्स टू अलाइन इन सच अ वे टू अटेन द स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या करेंगे, जब भी हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखेंगे तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाने की पूरे एफर्ट करता है, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो डेल्टा थीटा। एंड वी नो दैट द टॉर्क इज हियर टाउ इनटू डेल्टा थीटा इज द वर्क डन टू डिस्प्लेस दिस डाइपोल ओनली डेल्टा थीटा। द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज पी ई साइन थीटा एंड डी थीटा। अगर यहाँ पर हम देखें कि ये पी ई साइन थीटा जो है हमारे टॉर्क की वैल्यू है। जब भी हम किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हमारा जो टॉर्क आता है उसकी वैल्यू होती है पी ई साइन थीटा। यहाँ पर पी डाइपोल का मोमेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यूनिफॉर्म है, और थीटा यहाँ पर उसका वेरिएशन एंगल है। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो डी डब्ल्यू यानी कि जो हमारा केवल डी थीटा डिस्प्लेसमेंट करने पर डी डब्ल्यू वर्क है, अगर हम उसको θ1 से θ2 तक इंटीग्रेट करते हैं तो कंप्लीट वर्क डन आ जाएगा। कंप्लीट वर्क डन के सेक्शन में इंटीग्रल जो होगा वो हमारा साइन थीटा का होगा, जो साइन थीटा का इंटीग्रल होगा वो होगा कोस थीटा। और अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो देखिए वैल्यू आ रही है θ1 से θ2। अब साइन थीटा का जो हमारा इंटीग्रल होता है माइनस कोस थीटा होता है, इसलिए हमारी लिमिट हमने क्या की है, चेंज कर दी है। θ1 cos θ1 पहले आया और cos θ2 बाद में आया। इस तरीके से हमारा वर्क डन जो हो गया, किसको, किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करने पर, रोटेट करने पर हमारा वर्क डन आएगा पी cos θ1 माइनस cos θ2। अब क्या करते हैं, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, अगर आर्बिटरी की हमारी बात करते हैं, इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी इज़ आर्बिटरली टेकन ज़ीरो, अगर हम इस पोटेंशियल एनर्जी को आर्बिटरली क्या लें, जीरो ले लें, व्हेन द डाइपोल इज एट एन एंगल ऑफ 90, अगर डाइपोल 90 डिग्री पर है तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी उस कंडीशन में होगी, अगर जीरो है तो देन हम पी ई रोटेटिंग द डाइपोल इंक्लूडिंग इट एट एंगल ऑफ थीटा। तो हम इसको इंक्लूड कहाँ से करेंगे, थीटा, यानी कि हमारे पास 90 पर जो है वो एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जीरो पोटेंशियल एनर्जी से हम इसको वर्क करा सकते हैं। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है θ1 90 रख देंगे और नेक्स्ट आ जाएगा थीटा, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारी माइनस पी ई कॉस थीटा, जो कि हमारी होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, देन नेक्स्ट बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैन टेकन ज़ीरो आर्बिटरली एट एनी पोजीशन ऑफ द डाइपोल। अब किन किन कंडीशन में हमारी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो या प्लस या माइनस होगी, उसके लिए हमें पता है। अगर हम थीटा ज़ीरो रखते हैं तो हमारी माइनस पी यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो कि आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन को प्रोवाइड कराएगी डाइपोल के लिए। नेक्स्ट आता है, अगर 90 डिग्री रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, ठीक है। अगर हम 180, अगर इसको हम थीटा तक ले जाते हैं, थीटा 180 डिग्री तक हम उसको रोटेट कराते हैं, तो हमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिलेगी पॉजिटिव, और इस तरीके से हमें मिलेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम टॉर्क की बात करते हैं, जो भी टॉर्क हमने यूज़ किया है पी साइन थीटा, उसी का हमारा ये डेरिवेशन है। अगर हम यहाँ पर देखिए, एक डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल का एंगल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ पर थीटा है। इस तरीके से हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ये बेस इसका बनाया है। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो डाइपोल सेक्शन है माइनस प्लस क्यू, यहाँ पर डाइपोल पर दोनों एक फोर्स क्या हो रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है और एक फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर देखिए रिपल्सन फोर्स हो गया, ये अट्रैक्शन फोर्स, दोनों फोर्स क्या बना रहे हैं, कपल ऑफ फोर्स बना रहे हैं। यही कपल ऑफ फोर्स क्या करते हैं, इस डाइपोल के अंदर एक
डाइपोल मोमेंट जनरेट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा डाइपोल मोमेंट की कंडीशन बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, डाइपोल मोमेंट ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल है हमारा थीटा है, और टॉर्क हमारा इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई होगा। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई होगा तो हमारे पास उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं टॉर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 12 sin थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 12 sin थीटा। अगर हम इसको बात करते हैं 2QL, तो 2QL क्या होता है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू P होती है। इस तरीके से टॉर्क हमें मिलेगा टॉर्क PE sin थीटा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाएगा टॉर्क, वेक्टर ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क परपेंडिकुलर होगी किसके, इनटू द प्लेन ऑफ कंटेनिंग P एंड E। जिस प्लेन में आपका डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगी वो टॉर्क की डायरेक्शन होगी। हमारे टॉर्क की SI यूनिट जो होती है वो न्यूटन मीटर होती है। हम यहाँ पर एक कंडीशन बना सकते हैं, अगर हमें फाइंड आउट करना है कि टॉर्क किस कंडीशन में होगा, तो 3 केसेस हमारे बनते हैं यहाँ पर। 3 केसेस में फर्स्ट केस आता है, थीटा अगर 0 होगा तो टॉर्क 0 होगा, थीटा 90 होगा तो टॉर्क हमारा पॉजिटिव PE होगा जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसी तरीके से 180 अगर हम रखते हैं तो टॉर्क हमारा क्या होगा, 180 हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से टॉर्क की वैल्यू हमारी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ पर देख लीजिए आपका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा अपोजिट होती है। लेकिन इस कंडीशन में जो डाइपोल है वो थीटा एंगल पर है, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल मोमेंट की थीटा होने की वजह से हमारा टॉर्क इन दोनों के प्लेन के यहाँ पर परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यहाँ से टेकन करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आगे हम बात करते हैं दिस सेक्शन ऑफ दिस सेक्शन में हम लाइन इंटीग्रल। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज हियर, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी कर्व लाइन के लिए कोई इंटीग्रल लेते हैं किसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, आप यहाँ देख रहे हैं ओरिजिन से यहाँ हमारे ये RA डिस्टेंस A पॉइंट की है और RB डिस्टेंस B पॉइंट की है। ये दोनों इसकी RA और RB पोजीशन पॉइंट A और पॉइंट B की है, जहाँ पर कि हमारी एक R है जो कि रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई हो रही है पॉजिटिव Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड A पर भी है, B पर भी बन रहा है ना। हमने टेस्ट चार्ज को रखा है इनके किसी R के रेस्पेक्ट में। अब ये अगर A और B का हम लाइन इंटीग्रल करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, इस Q चार्ज से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, तो हमारी वैल्यू होगी वर्क डन इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द लेंथ वेक्टर। यहाँ पर देखिए ये जो AB कर्व दिख रहा है आपको, ये लेंथ वेक्टर DL लिया है हमने यहाँ पर। तो E डॉट DL फ्रॉम A टू B अगर हम करते हैं तो हमें ये क्या मिलेगा, A टू B वर्क डन मिल जाएगा, है ना। पॉइंट A से B तक का वर्क डन हम इसमें गेन कर सकते हैं। लेट टेस्ट चार्ज QB, है ना, चार्ज अगेन इज द प्लेस विद द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स अप्लाइड ऑन द टेस्ट चार्ज इज Q0 ऑफ E एंड X ऑन टेस्ट चार्ज। ओके, ड्यू टू द सोर्स ऑफ Q, किसकी वजह से लग रहा है, प्लस Q की वजह से। किस पर लग रहा है, Q0 चार्ज पर लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है यहाँ पर, Q का। ठीक है, टेस्ट चार्ज कौन है, Q0। नेक्स्ट अगर हम वैल्यू की बात करते हैं यहाँ पर, रेडियली आउटवर्ड टेंड्स टू द एक्सेलरेट द टेस्ट चार्ज। अगर हम रेडियली मतलब A और B के ही रेस्पेक्ट में इसको मूवमेंट कराते हैं तो हमारी इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा जो कि माइनस फोर्स होगा। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं, वर्क डन WAB इंटीग्रल ऑफ DW A टू B लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू DL। अब हमारे पास देखिए ये Q0 क्या है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा Q और इस Q0 के बीच में, और हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, जो हमारी पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर। आप यहाँ पर मिड वेक्टर को भी ले सकते हैं और पोजीशन वेक्टर को भी हम यूज़ करते हैं। तो हमारी वैल्यू बनेगी RB 1/RB माइनस 1/RA। ये हमारा होगा डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग। ये जो वैल्यू आई हमारी कहाँ से आई है, देखिए ऊपर देखो हम दिखा देते हैं, ये फोर्स की वैल्यू है हमारी। इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, देखिए यहाँ से इससे निकाल कर चले गए। नेक्स्ट आते हैं हम आगे। अब हमारे पास जो DW है RB माइनस RA पोजीशन को अकॉर्डिंग है।
अब करते क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें इस पॉइंट को आप नोटिस करेंगे थोड़ा सा, इक्वेशन शोज दैट वर्क डन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर बी पॉइंट। अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को ए से बी पॉइंट पर ले गए तो इसके लिए वर्क डन नहीं लिया है, डिपेंड्स ओनली ऑन द पोजिशन ऑफ दीज पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एक्चुअल पाथ। हमारे जिस पाथ में हम टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हैं उससे इंडिविजुअल है, ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। केवल ये ए और बी की पोजीशन पर डिपेंड करेगा। सबसे बड़ी बात ये है पोजीशन में, देखो हमने ऊपर दिखाई है आर बी और आर ए, देयर आर द टू पोजीशंस। ये देखिए यहाँ पर आर ए पोजीशन फ्रॉम ए और ओरिजिन से बी की पोजीशन क्या है आर बी। तो इन पोजीशंस पे यहाँ पर आपका वर्क डन डिपेंड करेगा, जो एक्चुअल पाथ जहाँ पर हम टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे उस पर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरी बात हमारे पास आती है, दैट इज़ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द पाथ ऑफ द इंडिपेंडेंट एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द कंजर्वेटिव फील्ड। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये फील्ड क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव फील्ड हो जाएगा ना, ठीक। लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज पाथ इज ज़ीरो। ये हमारा ओवर द क्लोज पाथ अगर हम बात करते हैं, लाइन इंटीग्रल किसी ओवर द क्लोज पाथ करेंगे तो दैट इज़ द ज़ीरो। दिस इज़ द अनदर कंडीशन सेटिस्फाई द कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव फील्ड की कंडीशन में हमारा लाइन इंटीग्रल और डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल ऑन द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द दिस। एंड ये हमारा नोट पॉइंट है, इसको हम जरूर ध्यान में रखेंगे। जो मूविंग टेस्ट चार्ज है उसके पाथ से इंडिपेंडेंट रहेगा ये वर्क डन, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, फिजिकल क्वांटिटी विच क्या करती है, डिटरमाइन दैट फॉलो द चार्जेस, है ना, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी डिटरमाइन दैट द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी। यहाँ पर हम जब किसी बॉडी को इलेक्ट्रीफाइड करते हैं या उस पर कोई चार्ज देते हैं तो ये समझ लीजिए उस पर एक पोटेंशियल मेंटेन होगा, है ना। जब भी कोई भी आपका सिस्टम होगा अगर वो लगातार एनर्जी गेन कर रहा है तो दैट मीन्स उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल मेंटेन हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं इस पोटेंशियल की तो वही वर्क डन आ जाएगा, क्योंकि हम चार्ज कर रहे हैं, चार्ज क्या है, जब स्टोर होगा तो वो कंजर्वेटिव एनर्जी बन जाएगी और वही वर्क डन होगा। तो हमारा वर्क डन फिर अगेन हम क्या देंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस वैल्यू ऑफ दिस। उस भी वैल्यू को अगर हम क्या करते हैं, उस वर्क डन को क्या करते हैं, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। जो अभी हमने वर्क डन गेन किया है उसी को अगर हम क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो वो उस पॉइंट पर क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा, वो पोटेंशियल बन जाएगा। दैट मीन्स एक पॉइंट आपका चला जाएगा इन्फिनिटी आर ए और बी पॉइंट हो जाएगा आर। इन्फिनिटी लेने का मतलब ये समझ लीजिए, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है हम मान के चलते हैं, कंसीडर करते हैं पोटेंशियल इन्फिनिटी पॉइंट पर ज़ीरो होता है और इन्फिनिटी पॉइंट से जब हम किसी दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो हमारा जो पोटेंशियल है वो धीरे धीरे मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एक्चुअल में होता है वर्क डन, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, ठीक है। तो हमारा पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट, है ना। उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो वैल्यू होगी क्यू अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो हमारे दोनों पॉइंट क्या होंगे, दोनों पॉइंट के लिए वर्क डन यूनिट वर्क डन आएगा, है ना। और अगर एक पॉइंट को हम क्या ले लें, इन्फिनिटी ले लें और दूसरे पॉइंट को हम नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आएँ तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर केवल सिंगल पॉइंट के लिए डिस्क्राइब किया गया और सिंगल पॉइंट डिस्क्राइब करने के लिए अगर कोई क्यू चार्ज किसी पॉइंट पर रखा है तो उसका आर डिस्टेंस तक हमारा जो पोटेंशियल होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये वैल्यू होगी। इसकी ऐसा यूनिट वोल्ट होती है या फिर हम इसको जूल पर कूलम भी कह सकते हैं, न्यूटन मीटर पर कूलम भी कह सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पर लिया है हमने, वो 1 वोल्ट कब होगा, जब हम 1 जूल वर्क करेंगे किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को मूवमेंट कराने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अभी आपने पोटेंशियल पढ़ा, अब आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर मैंने अभी जो बात कही थी कि दोनों पॉइंट पोजीशन आर ए और आर बी है ना, दोनों पोजीशन पर वर्क डन हम जो है कंसीडर करेंगे, ठीक है। दोनों पोजीशन पर वर्क डन यानी कि ए से बी तक जितना वर्क डन होगा उसी को क्या करेंगे, क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे। तो पर पोजीशन ऑफ ए और बी क्या हो गया, बी बी माइनस बी है। एक्चुअल में क्या होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी
बी का यहाँ पर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए से ज़्यादा होगा, इसलिए दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट्स है ना, किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना टोटल वर्क डन होगा उस यूनिट टेस्ट चार्ज पर, वही हमारा उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके, तो डब्ल्यू बी ए बी अपॉन क्यू नॉट, तो वैल्यू हमारी जो बनेगी वो बनेगी क्यू अपॉन 1/4 एप्सिलॉन नॉट या क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 1/RB माइनस क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 1/RA, यानी कि अलग पॉइंट बी का पूरा पोटेंशियल और पॉइंट ए का, दोनों को माइनस करेंगे और वो जो वैल्यू होगी वो होगी टोटल वर्क डन अपॉन क्यू नॉट, यानी कि किसी टेस्ट चार्ज को ए टू बी लाने में जितना टोटल वर्क डन हुआ है उस टेस्ट चार्ज पर, ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी यूनिट अगर हम बात करें इन्फिनिटी पर, वो भी जीरो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होगा। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिफरेंस दोनों क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इनका जो है डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, या जहाँ पर Q जो होगा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, इस पॉजिटिव, तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा प्लस और माइनस चार्ज पर। अगर माइनस चार्ज है तो माइनस पोटेंशियल बनाएगा, प्लस चार्ज है तो प्लस पोटेंशियल बनाएगा। ठीक है, और हमारी ये यहाँ पर इसकी जो यूनिट है वोल्ट है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम 1 स्टार्ट वोल्ट की वैल्यू लिखते हैं किसी CGS काउंटिंग में, तो हमारी होगी 1 आर्ग पर स्टार्ट कूलम। ओके, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ये आप नोट कर लीजिए और मैं ये आपको नोट्स भी भेज रहा हूँ, ये आप बना लेंगे। ओके, थैंक यू।